लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले पाकिस्तान के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बिके हुए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने निराशा जताई और भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक खुददार देश है। क्योंकि ये मेरा ईमान है, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं, ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। कि हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि उसने कहा क्या। उसने कहा कि अगर आप इमरान खान को ये, और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बेंगलुरु के करीब आधा दर्जन स्कूलों में आज एक ईमेल से हड़कंप मच गया। इस ईमेल में लिखा था कि स्कूल में बम रखा है और इसे हल्के में न लिया जाए। हालांकि ये खबर अफवाह निकली। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 12 बजे के आसपास बेंगलुरु शहर के आधा दर्जन स्कूलों में कुछ इसी तरह का अफरा तफरी का माहौल था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हर जगह बम तलाश रहे थे। छोटे बच्चों को बाहर सुरक्षित मैदानों में ले जाया गया, फिर इसी तरह दूसरे बच्चों को भी, और सभी स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू हुआ जो तकरीबन 4 घंटे तक चला। कहीं भी बम या विस्फोटक नहीं मिला। शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास पहला मेल सामने आया और फिर एक के बाद एक आधे दर्जन स्कूलों में ऐसे मेल पहुंचे। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र के मुताबिक 6 से 7 स्कूलों को ऐसे मेल मिले। सभी मेल एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं। साइबर सेल इस मेल से जुड़े लोगों को तलाशने में जुटी है। इस बात का भी अंदेशा है कि मेल और भी कई स्कूलों को भेजे गए हो सकते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से वहां के प्रशासन ने मेल देखा नहीं होगा। ज़्यादातर स्कूल्स में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनको ग्राउंड्स में ले जाया गया और इसके बाद जब बॉम्ब कहीं पर नहीं मिला, जब पूरी तरह से ये क्लियर हो गया, फिर सभी बच्चों को वापस एग्ज़ाम देने के लिए भेज दिया गया। लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ पर काफ़ी पैनिक था। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया, इसकी जांच चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इसका पता लगा लिया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कोई संगठन है या कोई शख्स। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई में एनसीपी मुखिया शरद पवार के घर के बाहर आज जबरदस्त हंगामा होता हुआ दिखा। स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। घर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखकर सुप्रिया सुले बाहर निकली और उन्होंने विरोध कर रहे कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी राज्य परिवहन निगम को सरकार में विलय की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी 5 महीने से हड़ताल पर हैं। 5 महीने से हड़ताल पर बैठे एसटी के कर्मचारी आज अपना उनको न्याय नहीं मिलने की वजह से ऐसा आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उनके घर के पास आ गए और यहाँ पर उन्होंने अचानक से धावा बोल दिया और उनके घर में घुसने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की।
उसके बाद पुलिस आ गई, लेकिन जो सुप्रिया सुले हैं वो आई थी और वो यहाँ पर उनसे चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने उनसे भी बात नहीं की और इनकी नाराजगी यहाँ पर साफ देखी जा रही है कि कितने नाराज हैं सब लोग। वो नवाब मलिक की बेटी है, वो जब रो रही थी तो उसके लिए उन्होंने कंधा दिया था और आज हमारी 120 जो भी हमारे कर्मचारी गए हैं, क्या उनकी बहू बेटियां नहीं है, उनको कंधा देने के लिए नहीं आ सकती? हमारी बातें तो संविधान ने मान ली है, लेकिन काम था ये सरकार का, जिस सरकार को जनता चुन के देती है उस सरकार का काम था हमारी मांगे पूरी करने का, लेकिन हमको तो सरकार से नाराज हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, आंदोलनकारी। हालांकि इन्हें थोड़ा सा गस्त आ गई है और यहाँ पर ये बैठ गई हैं। ज्वाइंट सीपी विश्वास नांगरे पाटिल भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब पुलिस की संख्या बढ़ गई और बड़े आला अफसर भी आ चुके हैं और कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ से हटाया जाए और इस इलाका जो है यहाँ पर ये साफ किया जाए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। कुछ देशों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और इसके बीच भारत में अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। अब तक भारत में 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जा रहे थे। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मामले लगातार कम आ रहे हैं, पर टीके का प्रभाव 9 महीने तक रहता है। ऐसे में 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को अब प्रिकॉशन डोज यानी टीके की तीसरी डोज दी जा सकेगी। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीके की तीसरी यानी एहतियाती डोज की कीमत देनी होगी। इसकी सुविधा निजी टीका केंद्रों पर होगी। दूसरी डोज के 9 महीने के बाद एहतियाती डोज ली जा सकेगी। ICMR ने एक शोध के बाद बताया था कि 9 महीने तक शरीर में इम्यूनिटी रहती है। जिस कंपनी के 2 टीके पहले लग चुके हैं, वही टीका तीसरी डोज के तौर पर लिया जा सकेगा। कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए, जबकि कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपए दाम देने होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमारे पास वैक्सीन बहुत ही एक्सपायर पड़ी थी, जिसका हमें खामियाजा उठाना पड़ा। हमने सरकार को कहा बहुत बार कि हमें ये वैक्सीन हमसे वापस ली जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इस समय दुविधा में है कि हम अगर फिर से वैक्सीन लेंगे और वो अगर समाप्त नहीं होती है तो क्या सरकार हमसे वापस लेगी या नहीं। अब तक करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों को एहतियाती डोज लग चुकी है। इन सबको ये टीके मुफ्त लगे हैं। इनमें 60 से ऊपर के 1 करोड़ 25 लाख 55,129 लोग, 45 लाख 15,341 स्वास्थ्यकर्मी और 69 लाख 77,654 फ्रंटलाइन वर्कर को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। कोरोना के मामले घटे जरूर हैं, पर कोरोना कहीं गया नहीं है। तो कल को आने वाली लहर से निपटने को लेकर आज की ये पहल है। टीका असरदार है और उसके असर को बरकरार रखने को लेकर ये फैसला। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और अब आइए बलिया पेपर लीक मामले की बात करते हैं, जिसमें गिरफ्तार पत्रकारों के समर्थन में जिले के पत्रकारों ने लगातार 5वें दिन प्रदर्शन किया। थाली ताली बजाते हुए उन्होंने जुलूस निकाला, जिन्हें राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। बलिया के सड़कों पर थाली बजाते हाथ में मदिरा लिए ये पत्रकार अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। कि जहां कार्रवाई करनी थी नकल माफियाओं पर, वहां पत्रकारों के ऊपर ही कार्रवाई करते हुए बलिया के 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका पत्रकारों ने विरोध किया। और इसी विरोध के तहत लगातार विगत 5 दिनों से बलिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और शासन से मांग की जा रही है कि उन पत्रकारों की तत्काल रिहाई की जाए। यह आंदोलन बीते 4 अप्रैल से जारी है। 4 अप्रैल को टाउन हॉल के क्रांति मैदान पर धरने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 5 अप्रैल को रेलवे स्टेशन से चौक शहीद पार्क तक पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। 6 अप्रैल को चौक शहीद पार्क पर धरना दिया और धरने के दौरान गीत गाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। अपने साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे पत्रकार हर दिन सुबह
आला अधिकारी के साथ राज्यपाल को अपनी बात पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस बीच उनके इस संघर्ष में एक तरफ जहां बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस आंदोलन में पूरी तरह शामिल होने का ऐलान कर रही है। नकल माफियाओं पर लगाम नहीं और सच को दर्शाने वाले 3 पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा और उन्हें जेल। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। 11 तारीख के बाद यह लड़ाई हम जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर ले जाएंगे और इस सरकार को तीनों पत्रकारों को रिहा करना पड़ेगा। 30 मार्च को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा के अंग्रेजी का पेपर 29 तारीख को ही सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अमर उजाला अखबार में छप गया था। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, उसकी किरकिरी हुई, परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता भी थे। जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए ईमानदारी से अपना काम किया, उन्हें इनाम मिलने के बजाय सजा के तौर पर जेल मिली, और ये सब शुचिता की बात करने वाली पार्टी के सरकार में हो रहा है। पर इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों के साथ खुद पत्रकारों का एक बड़ा तबका दमदारी से खड़ा नजर नहीं आ रहा है। बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।